तो भक्तों के लिए आज बहुत अच्छी खबर। जो बद्रीनाथ धाम जाना चाहते थे लंबे समय से, अब वो श्रद्धालु बहुत जल्द बद्रीनाथ धाम में पहुंचकर बद्रीनाथ के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि आज कपाट खोल दिए गए हैं। मांगलिक स्वर लहरियों के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट को खोल दिया गया है। अब आपको जानकारी दे दें कि सभी श्रद्धालु अब 6 महीने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे। पूजा यात्रा पड़ावों से लेकर धाम में तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ आज पहले दिन ही नजर आने लगी। जिन जिन लोगों ने पंजीयन करवाया है उन सभी का सपना पूरा होता नजर आ रहा है। श्री बद्रीनाथ पुष्प सेवा समिति के सहयोग से मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। हमेशा ही नवाचार प्रशासन करता है, ये समिति करती है, लेकिन इस बार आस्था पथ से लेकर इस धाम को ऑर्किड और गेंदे के 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। वहीं 10 मई को यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ मंदिर के कपाट भी खोल दिए गए हैं और आज बद्रीनाथ धाम के कपाट को भी खोल दिया गया है। 6 महीने तक अब श्रद्धालु विजय बद्री के दर्शन कर पाएंगे। यमुनोत्री धाम में भी यात्रियों की लगातार संख्या बढ़ रही है। ये सभी वो यात्री है जो श्रद्धालुओं के रूप में, भक्तों के रूप में यमुनोत्री धाम पहुंच रहे हैं। जिन्होंने पंजीयन करवाया था वो सभी अब पहली कतार में नजर आ रहे हैं। जी हां, बढ़ती भीड़, बढ़ती संख्या और खतरे को देखते हुए उत्तरकाशी पुलिस की भी अपील है कि यमुनोत्री धाम यात्रा पर पुलिस अपील करती नजर आई कि यात्रा पर आज पर्याप्त श्रद्धालु पहुंचे हैं। ज्यादा श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा है। आज यमुनोत्री धाम की यात्रा श्रद्धालु नहीं करें, क्योंकि बहुत ज्यादा पहले से ही संख्या है। तो जो लोग अभी रास्ते में है वो आज ना करें, क्योंकि खतरा ज्यादा बढ़ गया है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट से श्रद्धालुओं से अपील की है कि अभी कपाट खुले हुए हैं, आप आने वाले दिनों में यहां दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे। 14 मई को वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी हैं, वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव का आशीर्वाद लेंगे पहले और फिर पुष्य नक्षत्र में नामांकन करेंगे। बनारस में कहा जाता है कि जो काशी विश्वनाथ के दर्शन करता है, लेकिन बनारस आकर सबसे पहले उसे काल भैरव का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए, नहीं तो आपकी ये भक्ति में यात्रा अधूरी रहती है। नामांकन दाखिल करेंगे, काल भैरव का आशीर्वाद लिया जाएगा। 14 मई को अभिजीत मुहूर्त, आनंद योग, स्वार्थ सिद्धि योग में ही भौम पुष्य नक्षत्र का एक संयोग बन रहा है और ये बहुत ही खास संयोग है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त देने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री ने इसे बताया है। सर्वोत्तम मुहूर्त पुष्य नक्षत्र की शुरुआत 13 मई को दिन में 11:23 से 14 मई को दिन में 1:05 तक रहेगी, यानी कि बहुत ही लंबा मुहूर्त और बेहद खास संयोग इस दौरान बनता रहेगा। इसके बाद आश्वलेषा नक्षत्र हो जाएगा शुरू और पीएम मोदी की कुंडली के अनुसार दोनों ही नक्षत्र उनके अनुकूल है, यानी वो किसी भी वक्त यहाँ पर आकर अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो बड़ी कुर्सी पर लोग बैठे होते हैं, बड़ी शख्सियत होते हैं, वो कुछ भी ऐसा काम करते हैं तो फिर वो ग्रह नक्षत्र देखकर, समय देखकर, पूजा पाठ करके ही इस तरीके के काम वो करते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में और एक बार फिर से नामांकन यहां से दाखिल करेंगे, तो उनके लिए खास संयोग भी बेहद अहम है। ग्रहों की स्थिति देखें तो नामांकन के लिए सर्वोत्तम ग्रहों की स्थिति का निर्माण हो रहा है और इस दौरान चंद्रमा भी अष्टम में नहीं रहेगा, जो कि काफी लाभदायक होगा। 14 मई को गंगा सप्तमी के साथ ही भौम पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। भौम पुष्य नक्षत्र पद, प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य कारक योग का निर्माण करेगा। साथ ही इस दिन अभिजीत मुहूर्त, आनंद और सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित हो रहा है। चंद्रमा संपूर्ण दिन व रात कर्क राशि पर संचार करेगा। पीएम मोदी 14 मई को वाराणसी से नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और नामांकन से पहले काशी में रोड शो किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। भाजपा ने रोड शो और नामांकन को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति पहले से ही शुरू कर दी थी, खास स्ट्रैटेजी के तहत, क्योंकि अभी तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सभाएं करते देखा है, तूफानी प्रचार प्रसार अन्य प्रत्याशियों के लिए देखा है, लेकिन अब जब खुद अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले का जो रोड शो होगा वो अपने आप में बेहद खास ऐतिहासिक होगा और इसे और ज्यादा खास ऐतिहासिक बनाने की रणनीति सभी बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता जुटे हुए हैं। इसी रणनीति में, इसी स्ट्रैटेजी में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाली हुई है, पूरी तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी के साथ साथ ये रोड शो और ज्यादा खास हो जाएगा, क्योंकि मुखिया है वहां के सीएम योगी आदित्यनाथ और नामांकन को ऐतिहासिक बनाने की जो रणनीति बनाई जा रही है उस पर काम किया जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार पीएम मोदी लगभग 22 घंटे अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे।
इसी के चलते कल देर शाम अमित शाह योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच चुके हैं। मां गंगा आरती में शामिल होकर भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए वो आशीर्वाद ले चुके हैं। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल होने जा रहा है। तो मतदान कल 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर कल मतदान होगा। 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर भी इस चरण में चुनावी मैदान में है। जी हां, मतदान कल चौथे चरण का 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर कल मतदान होने जा रहा है। इसमें 5 केंद्रीय मंत्री होंगे, 2 पूर्व क्रिकेटर भी अन्य प्रत्याशियों के साथ होंगे। 5700 करोड़ की संपत्ति वाला सबसे अमीर प्रत्याशी भी मैदान में है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से टीडीपी प्रत्याशी के पास है 5705 करोड़ रुपया की संपत्ति। तेलंगाना की चिवल सीट से भाजपा प्रत्याशी के पास 4568 करोड़ रुपया की संपत्ति है। चुनाव आयोग के मुताबिक चौथे फेज में कुल 1717 प्रत्याशी मैदान में हैं और कल तक कुल 380 सीटों पर पूरा मतदान हो जाएगा। बाकी बचे 3 चरणों में 163 सीटों पर फिर मतदान होगा और 4 तारीख को यानी कि 4 जून को एक साथ देश में रिजल्ट आएगा। चलिए बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की राजनीति की, क्योंकि एक दिलचस्प पहलू आपको बताते हैं। आंध्र प्रदेश की राजनीति का दिलचस्प पहलू आपको बताते हैं कि प्रदेश की सियासत पर जनता व राजनीतिज्ञ का आंकलन अब स्टार्स केवल सपोर्टिंग रोल में पसंद है। मुख्य हीरो के रोल में अब उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आते हैं। शायद अब 1980 के दशक वाले दिन प्रदेश में दोबारा नहीं आएंगे, जब तेलुगु फिल्म स्टार एनटीआर ने अपने दम पर कांग्रेस को शिकस्त दे दी थी। और यही हाल तमिलनाडु की राजनीति में भी शायद जल्द ही नजर आएगा। प्रदेश में फिल्म पर्सनालिटी जैसे एमजीआर, जयललिता, करुणानिधि मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अब यहां की राजनीति में वो युग नजर समाप्ति की ओर आ रहा है। धीरे धीरे वो युग समाप्ति की ओर अग्रसर है। अब ऐसा क्यों है, ये भी जांच का विषय, खासकर उन सभी प्रत्याशियों के लिए जो कभी ना कभी फिल्मी जगत में अपना लोहा मनवाते थे। वहीं कांग्रेस में शीर्ष स्टार प्रचारक के रूप में प्रियंका गांधी उभरी। प्रियंका गांधी ने एक छोर से पार्टी की कमान संभाली और हर चुनावी सभा रैली में प्रियंका गांधी को जबरदस्त समर्थन अपने सदे हुए भाषणों से मिल रहा है। अब ये इसलिए कहा जा रहा है कि अपने सदे हुए भाषणों में पिता और दादी के बलिदान की याद से लोगों को वो भावुक कर रही हैं। इसके अलावा प्रियंका बगैर लड़खड़ाए अपने लिखित नोट से दर्शकों से जुड़ने में काफी सक्षम भी है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर भी भाजपा समर्थकों को एक भी मौका नहीं दिया, हाँ, कुछ भी इस तरीके से आरोप पर प्रत्यारोप करने का। इसलिए हमेशा परफेक्ट दिखने वाली प्रियंका का मीठी रुख स्मृति ईरानी की टेंशन बढ़ा सकता है। और कयास ये भी है कि राहुल रायबरेली चुनाव जीतते हैं तो प्रियंका वायनाड के रास्ते लोकसभा जा सकती हैं, तो वायनाड उनके लिए खुला जा सकता है। देश में बढ़ती मुस्लिम आबादी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। कहा, मुस्लिमों की आबादी में 45% की वृद्धि हुई है, इसके बावजूद भी वो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। मुस्लिमों को यहाँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वे खूब फल फूल रहे हैं। हमने सबको बराबर का अधिकार दिया है, हमारी योजनाओं से उन्हें भी लाभ हुआ है। हमने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के संकट से मुक्त कराया। मुस्लिम महिलाओं को पक्के घर, शौचालय, रसोई के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रदान किया है। भले ही उनके 8 बच्चे हों, इसके बाद भी वे खुद को इनसिक्योर फील करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि मजबूरी में हमें वोट दो। हमने वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं की है। हाल ही में एक सरकारी रिपोर्ट में 65 साल में भारत में मुस्लिमों की आबादी लगभग 45 से 47% बढ़ी है, जबकि हिंदुओं की आबादी में 7.8% की गिरावट आई है। फिर भी वे कहते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है। ये कहना है अनुराग ठाकुर का। तो देश में मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, उन्हें सब कुछ मिल रहा है, ऐसे में उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। वहीं दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगरों से भी बदतर स्थिति जयपुर की हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट सामने आई है। गर्मी का एहसास जितना दिन में है, उतनी ही रातें राजधानी जयपुर में गर्म महसूस हो रही है। जयपुर से जुड़े चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। ब्लेजिंग सन इज ऑन के अनुसार
बीते 22 सालों में 40.97% ग्रीन कवर कम हुआ है। इतने सालों में 17.71% सरफेस वाटर में भी गिरावट देखी गई है और इस तेजी से गिरावट में जयपुर का देश में चौथा स्थान है। 10 साल में हीट इंडेक्स भी औसत 0.8 डिग्री बढ़ा है। रिपोर्ट में जयपुर के साथ देश के 8 बड़े शहरों का अध्ययन किया गया है और उसके बाद ये जो रिपोर्ट सामने आई है, आंकड़े सामने आए हैं, वाकई में चिंताजनक। वैसे देखा जाए तो मौसम में अचानक से बदलाव आ गया है। तपती गर्मी से अब राहत मिलती नजर आ रही है। देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश व ओलावृष्टि हुई है। मौसम विभाग ने अगले 15 दिन का अलर्ट जारी कर दिया है। पृथ्वी के मध्य क्षोभ मंडल में सक्रिय है पश्चिमी विक्षोभ और पश्चिमी यूपी के ऊपर वायुमंडल के नीचे हिस्से में एक तूफानी परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है। इससे उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि की जानकारी मिल रही है। वेदर रिपोर्ट तो यही कह रही है। हालांकि ये भी कहा गया है कि इस पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, लेकिन इन इलाकों में अभी राहत के आसार नजर आ रहे हैं। ओलावृष्टि, बारिश और तेज अंधड़ हो सकते हैं।